धामी सरकार 2.0 के गठन के वक्त यह दलील दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी एकल पद की परंपरा में विश्वास रखती है और इसी दलील के आधार पर मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में शायद जगह नहीं दिया गया। चूंकि तब मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी पक्ष है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मदन कौशिक ने अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया था। जाहिर है संजय गुप्ता का बयान आपने सुना होगा, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद भी लगातार मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और अचानक जब हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव का वक्त आया, ठीक उससे पहले उनसे प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वापस ले ली गई और नया प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को बना दिया गया। फिर क्या था, कयासों का बाजार तेज होना लाजमी था। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मदन कौशिक को अब धामी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना तय है। हालांकि अब तक इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सुनने को नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क का राजनीतिक किस्सों से जुड़ा खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल एनालिसिस। सवाल यह है कि अगर मदन कौशिक जी हरिद्वार से सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो डॉक्टर निशंक जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह सुनना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। निशंक जी का हरिद्वार जिले की राजनीति में काफी हद तक मजबूत हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ऐसा आपने विधानसभा चुनाव में पार्टी में शामिल कराने से लेकर चुनाव लड़ाने तक की स्थिति में कई लोगों को आपने देखा होगा। अगर हम कुछ उदाहरण के तौर पर बात करें तो कहा यह जाता है कि झबरेड़ा विधानसभा से राजपाल जी की एंट्री और साथ में उनको लड़ाया भी उन्होंने। अगर हम भगवानपुर विधानसभा की बात करें तो मास्टर सत्यपाल जी भी निशंक जी के ही खेमे के व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। अब बारी आती है नागरिक पत्रकारिता की, मतलब सवाल जनता से और जवाब भी जनता के द्वारा। आप जो भी राजनीतिक समझ जितनी भी रखते हैं, जितनी भी आप राजनीतिक गठजोड़ को समझते हैं, तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में पूरा लिखिए और अगर आपका जवाब तर्क संगत रहता है तो अगले एपिसोड में हम आपके इस जवाब का जिक्र अवश्य करेंगे। सवाल है कि क्या पार्टी कभी ऐसा दांव खेल सकती है कि मौजूदा जीते हुए सांसद केंद्रीय मंत्री की जगह मदन कौशिक जी को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है, और अगर लड़ाती है तो किस आधार पर? फिर निशंक जी के लिए पार्टी क्या विचार करेगी? और अगर आपका जवाब ना है तो इसका भी जवाब ना का कारण जरूर लिखिए। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों के राजनीतिक पृष्ठभूमि की। शुरू करते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में गंगा नगरी हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन कौशिक का सियासी सफर एक सामान्य परिवार से शुरू हुआ। संगठन के कुशल नेता के तौर पर वह अपनी पहचान बना चुके हैं। मदन कौशिक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी रह चुके हैं। साथ ही छात्र संघ की राजनीति से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं। मदन कौशिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से की थी। वह 1985 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही वो आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में काम करते रहे। इसके बाद वो पहली बार साल 2000 में हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष चुने गए थे। मदन कौशिक को पहली बार राजनीतिक सफलता 2002 में मिली। सन 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो उसके बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया। इस चुनाव में मदन कौशिक ने हरिद्वार विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद लगातार सिलसिला जारी रहा। उसके बाद लगातार वह 2007, 2012, 2017 और इसके बाद 2022 में उन्होंने जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंच गए। यानी कि लगातार मदन कौशिक 5 बार जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंच चुके हैं। 2007 से 2012 तक पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार में विद्यालयी शिक्षा, गन्ना विकास, चीनी उद्योग, आबकारी, नगर विकास, पर्यटन, संस्कृति समेत कई विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वहीं 2012 में वह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, जबकि वर्ष 2012 से 2017 तक वह विधानमंडल के उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं। वहीं 2017 में जब बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2021 में उन्हें उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2022 का चुनाव बीजेपी ने उनके नेतृत्व में ही लड़ा है। इसी जिले की राजनीति का मदन कौशिक को चाणक्य कहा जाता है। उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन हरिद्वार जिले में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब देखने को मिला। पार्टी पूरे हरिद्वार में 8 सीट से घटकर 3 सीट पर सिमट गई। उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में यह पहला मौका है जब हरिद्वार के दिग्गज नेता मदन कौशिक
मंत्रिमंडल और संगठन की प्रमुख जिम्मेदारी से बाहर हुए हैं। जब भी राज्य में बीजेपी सत्ता में आई है, कौशिक को हमेशा अहम पद मिले हैं, लेकिन इस बार बीजेपी सत्ता में भी है, लेकिन कौशिक जी मंत्रिमंडल और संगठन के प्रमुख जिम्मेदारी से मुक्त हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के राजनीतिक पृष्ठभूमि की। हमने अभी तक बात की कि मदन कौशिक जी ने कौन कौन से पद संभाले, ताकि उस बेसिस पर, उस आधार पर आप डिसाइड कर सकें कि अगर चुनाव लड़ा जाता है, अगर ये फेरबदल होते हैं, तो उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन लागू होंगे। विचार आपका, सोच आपका, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। फिर बात करते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर एक नाम आता है 2009 में, नाम आता है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का। इस दौरान उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को मात देते हुए मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो वहीं 2019 में मोदी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री के तौर पर शपथ लेकर के भी उन्होंने कई लोगों को अचरज में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रमेश पोखरियाल निशंक ने संघर्षों के बाद राजनीतिक मुकाम हासिल किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। कभी सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल में शिक्षक रहे रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देश के कुशल राजनीतिज्ञों में शुमार रमेश पोखरियाल निशंक जी की पहचान राजनीति से अलग देश विदेश में एक लेखक, कवि के तौर पर भी लोकप्रिय है। रमेश पोखरियाल जी ने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और सरस्वती शिशु मंदिर में अध्यापन का काम भी किया। इसके बाद RSS के निर्देश पर उन्होंने 1991 का विधानसभा चुनाव कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की और पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के टिकट पर ही कर्णप्रयाग सीट से 1993 और 1996 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। कर्णप्रयाग सीट से 1996 के चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद रमेश पोखरियाल निशंक का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऊंचा हो गया। इसके बाद 1997 में बीजेपी ने यूपी में सरकार बनाई तो रमेश पोखरियाल निशंक को उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तरांचल विकास मंत्री बनाया। इसके बाद 1999 में वह राम प्रकाश गुप्त की सरकार में संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बने। उत्तर प्रदेश से विभाजित कर 2000 में उत्तराखंड का गठन किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड की अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इस सरकार में रमेश पोखरियाल निशंक को वित्त, राजस्व, कर, पेयजल सहित 12 विभागों का मंत्री बनाया गया। 2007 में वह चिकित्सा, स्वास्थ्य, भाषा तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री बने। वहीं 2009 में रमेश पोखरियाल उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भुवन चंद्र खंडूरी की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2012 में वह डोईवाला विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन 2014 में डोईवाला से इस्तीफा देकर वह हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 में वह हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए और इस दौरान मोदी कैबिनेट में उन्हें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 2.5 साल से अधिक का रहा। 2021 में हुए कैबिनेट में जो फेरबदल हुए उसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। रमेश पोखरियाल निशंक जी अभी तक 44 से अधिक हिंदी पुस्तकें लिख चुके हैं, जिसमें 10 कविता संग्रह, 12 कहानी, 10 उपन्यास शामिल हैं। उनकी कई कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है, तो वहीं उन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। निशंक बचपन से ही कविता और कहानियां लिखते रहे। उनका पहला कविता संग्रह 1983 में समर्पण प्रकाशित हुआ था। दोनों के राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अगर हम बात करें तो निशंक जी का नाम राज्य और केंद्र स्तर के नेताओं में शुमार है, लेकिन दूसरी तरफ मदन कौशिक हरिद्वार लोकसभा सीट के उनका गृह सीट पड़ता है, यानी कि गृह लोकसभा सीट मदन कौशिक का पड़ता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि मदन कौशिक के राजनीतिक भविष्य का क्या? लंबे समय तक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मदन कौशिक को क्या किसी दूसरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाएगा या फिर निशंक का फेरबदल किया जाएगा, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिर से एक सवाल नागरिक पत्रकारिता के लिए, यानी कि आपकी पत्रकारिता, आपकी सोच समझ को लेकर के फिर से एक सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि एक तरफ मदन कौशिक जी का जो घर है वो इमली खेड़ा में पड़ता है, यानी कि वह हरिद्वार जिले, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। दूसरी तरफ रमेश पोखरियाल निशंक जी पौड़ी गढ़वाल से आते हैं,
तो ऐसी कंडीशंस में चुनाव लड़ना किसके लिए बेहतर है और इस पूरे गठजोड़ में आपको क्या लगता है वो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ऐसे ही राजनीतिक गठजोड़ संभावनाओं पर आधारित कार्यक्रम द पॉलिटिकल एनालिसिस देखने के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।